13 दिसंबर 2001 की सुबह दिल्ली के लिए एक आम सुबह थी। रोज की तरह आज भी पार्लियामेंट में नेताओं की दलीलें चल रही थी। तमाम जर्नलिस्ट पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर देश में चल रहे मुद्दों को डिस्कस कर रहे थे। पार्लियामेंट की सिक्योरिटी भी ठंड में तेज धूप का मजा ले रही थी। हर चीज रोज की तरह नॉर्मल चल रही थी। किसी को नहीं पता था कि आज लोकतंत्र के मंदिर में कुछ बड़ा होने वाला है, इतना बड़ा कि पूरे देश में हड़कंप मचने वाला था। आने वाले पल से अनजान पार्लियामेंट के अंदर दोनों भवन में ताबूत घोटालों को लेकर सरकार और विपक्षी पार्टियों के बीच तीखी बहस चल रही थी। तर्कों के साथ शुरू हुई संसद की कार्यवाही अब जोरदार हंगामे में बदल चुकी थी। स्थिति को बेकाबू होता देख स्पीकर 40 मिनट के लिए सदन को पोस्टपोन कर देते हैं, जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी और लोकसभा में ऑपोजिशन की लीडर सोनिया गांधी का काफिला अपने सरकारी आवास की ओर निकल पड़ता है। कई बड़े मंत्री और लीडर घर चले जाते हैं, पर अभी भी पार्लियामेंट के अंदर कई बड़े मिनिस्टर्स मौजूद थे, जिनमें होम मिनिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी और सुषमा स्वराज समेत 200 से अधिक मेंबर्स शामिल थे। संसद में मौजूद सभी मेंबर्स में कोई अभी भी सदन में बैठकर अपने कलीग से डिस्कशन कर रहा था, तो कोई कैंटीन और लाइब्रेरी में वक्त गुजार रहा था। किसी को आने वाले पल की जरा भी भनक नहीं थी। इन्हीं सबके बीच वाइस प्रेसिडेंट कृष्णकांत जी भी संसद को छोड़कर अपने सरकारी आवास की ओर निकलने के लिए तैयार थे। उनके इंतजार में बिल्डिंग के गेट के बाहर कई गाड़ियां लाइन से खड़ी थी। संसद के गार्ड्स की नजर वाइस प्रेसिडेंट कृष्णकांत जी की ओर थी, जो गेट नंबर 11 की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। कृष्णकांत जी को आता देख सभी गार्ड्स अपनी अपनी पोजीशंस ले लेते हैं, लेकिन तभी 11:40 पर एक सफेद रंग की एम्बेसडर कार तेजी से पार्लियामेंट के अंदर आती हुई दिखाई देती है। वैसे तो किसी आम गाड़ी या इंसान का बिना परमिट पार्लियामेंट के अंदर आना मना है। पार्लियामेंट तक आने के लिए कई जगह चेक पॉइंट्स बने हुए हैं, लेकिन चालाकी और छल की मदद से गाड़ी आसानी से पार्लियामेंट की दहलीज को लांघ गई। इजी एंट्री के लिए गाड़ी के ऊपर लाल रंग की बत्ती लगी थी। साथ ही गाड़ी के विंडशील्ड पर होम मिनिस्ट्री का स्टिकर लगाकर वीआईपी एंट्री ली गई थी। संसद के अंदर आने तक किसी ने इस गाड़ी पर शक नहीं किया, लेकिन जब गाड़ी पार्लियामेंट के अंदर घुसते ही अपनी स्पीड को और तेज कर गेट नंबर 1 की ओर तेजी से बढ़ने लगती है, तो सीआरपीएफ कांस्टेबल कमलेश कुमारी ने गाड़ी को तेजी से बढ़ता देख कुछ अनयूजुअल नोटिस किया। कमलेश कुमारी ने हाल ही में पार्लियामेंट की सिक्योरिटी के लिए काम करने वाली ब्रावो कंपनी को ज्वाइन किया था। जिस वक्त गाड़ी पार्लियामेंट में एंट्री लेती है, तब कमलेश कुमारी सिक्योरिटी राउंड के लिए निकली थी। गाड़ी की रफ्तार और डायरेक्शन को देखकर उन्हें थोड़ा शक हुआ। अपने शक को कंफर्म करने के लिए कमलेश कुमारी ने फॉरेन वॉच एंड वॉच स्टाफ जेपी यादव को गाड़ी को रोककर चेक करने को कहा, लेकिन गाड़ी इतनी रफ्तार में थी कि उसे रोक पाना मुश्किल था, जिस कारण कमलेश कुमारी गाड़ी को रोकने के लिए उसकी तरफ भागी और अपने आर्म्स को खोलकर उसे रोकने की कोशिश करने लगी। गाड़ी में बैठे आतंकियों को यह देखकर कुछ समझ नहीं आया और कंफ्यूजन में गाड़ी वाइस प्रेसिडेंट के कॉन्वॉय से टकरा गई। इस वक्त तक वाइस प्रेसिडेंट कृष्णकांत जी बाहर आते आते किसी काम की वजह से वापस पार्लियामेंट के अंदर चले गए थे। वाइस प्रेसिडेंट के कॉन्वॉय से टकराने के बाद गाड़ी पार्लियामेंट के ही एक गार्डन में जाकर रुक गई, जहाँ एक गार्डनर मौजूद था। खुद को बचाने के लिए वो वही पास में ही छुप गया, लेकिन गाड़ी में मौजूद आतंकियों ने उसे देख लिया था, जिस कारण वो जैसे ही गाड़ी से बाहर निकले, उन्होंने सबसे पहले कमलेश कुमारी और फिर गार्डनर देशराज को अपना निशाना बनाया। सभी टेररिस्ट के पास AK-47 राइफल्स, ग्रेनेड लॉन्चर्स और हैंडगन मौजूद थी। इनकी तैयारी से अनजान जेपी यादव भी उन्हें रोकने के लिए उनकी ओर बढ़े, लेकिन जेपी यादव भी खुद को बचाने में असमर्थ रहे और अपनी जान गंवा दी। हालांकि अपने साहस का परिचय देते हुए इन्होंने अपनी आखिरी सांस लेने से पहले पार्लियामेंट के इमरजेंसी अलार्म को बजाकर सभी को चेतावनी दे दी थी, जिस कारण पार्लियामेंट में मौजूद सभी सिक्योरिटी पर्सनल्स हरकत में आ गए। प्लान में शामिल हर आतंकी के पास एक बैकपैक मौजूद था, जिसमें ग्रेनेड्स के साथ कई तरह के हथियार मौजूद थे। अटैक करने के बाद आतंकियों का पहला टारगेट पार्लियामेंट की लॉबी में एंट्री कर सभी सांसदों को हॉस्टेज बनाने का था, जिसके लिए उन्होंने लगातार हवाई फायरिंग करनी शुरू कर दी। पूरा पार्लियामेंट गोलियों की तड़तड़ाहट से सहम उठा। संसद में मौजूद मेंबर्स को बाहर की आवाज तो सुनाई दे रही थी, पर कोई इन्फॉर्मेशन न होने के कारण उन्हें बाहर का हंगामा हमेशा की तरह विपक्षी पार्टी का प्रोटेस्ट लगा। लेकिन वो वक्त दूर नहीं था जब सभी मेंबर्स के बाहर की सिचुएशन को जानने के बाद होश उड़ने वाले थे। ये वही वक्त था जब संसद में मौजूद पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर प्रमोद महाजन के फोन की घंटी बजती है। फोन को उठाते ही प्रमोद महाजन के होश उड़ जाते हैं। 2 मिनट के लिए तो उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि पार्लियामेंट पर अटैक हुआ है, वो भी टेररिस्ट अटैक।
इन्फॉर्मेशन मिलते ही प्रमोद महाजन सभी मेंबर्स को अटैक की खबर देते हैं, जिसके बाद संसद में हंगामा मच जाता है। हर कोई डर से सहमा हुआ होता है। पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में लगी पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विसेज अपना पहला कदम उठाते हुए बिल्डिंग की सभी खिड़कियों और दरवाजों को बंद कर देते हैं। कमलेश कुमारी और जेपी यादव को मारकर सभी टेररिस्ट 2 और 3 के ग्रुप में बंटकर तेजी के साथ गेट नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, जहां से प्राइम मिनिस्टर का आना जाना होता था। इस गेट के एक्सेस के साथ आतंकी सीधे पार्लियामेंट के अंदर आ सकते थे, लेकिन यहाँ मौजूद सिक्योरिटी को जेपी यादव के कारण पहले ही इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी और उन्होंने यहाँ के दरवाजे को बंद कर दिया था, जिस कारण आतंकी बौखला गए और लगातार फायरिंग करते हुए दूसरे गेट की ओर बढ़ने लगे। लेकिन यहाँ इन आतंकियों पर पहले से ही घात लगाए बैठे सीआरपीएफ कांस्टेबल संतोष कुमार ने एक एक करके सभी को छलनी कर दिया। कांस्टेबल कुमार ने पहले 2 आतंकियों पर निशाना साधा और फिर तीसरे को टारगेट किया, लेकिन अपने बचाव में तीसरे आतंकी ने लगातार कांस्टेबल कुमार पर अपनी AK-47 से वार करने की कोशिश की, पर एग्जैक्ट लोकेशन पता न होने के कारण इसका कोई फायदा नहीं हुआ, जिसके बाद कांस्टेबल कुमार की तीसरी गोली से आखिरी आतंकी भी मारा जाता है। इस वक्त तक 3 आतंकी खत्म किए जा चुके थे, पर अभी भी 2 टेररिस्ट जिंदा थे और दोनों लगातार फायरिंग करते हुए अलग अलग गेट्स की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन जब दोनों ने देखा कि पार्लियामेंट के सभी दरवाजे बंद हो चुके हैं, तो इनमें से एक ने दूरदर्शन केबल की मदद से पार्लियामेंट के फर्स्ट फ्लोर पर क्लाइम करने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश को जवानों ने गोली मारकर नाकाम कर दिया। पर गोली लगने के बाद भी यह आतंकी हार नहीं माना और वापस से उठकर पुलिस वालों की तरफ ग्रेनेड फेंककर गेट नंबर 5 की ओर जाने लगा, पर पुलिस की लगातार फायरिंग के कारण गेट नंबर 5 पर पहुंचने से पहले ही इसकी मौत हो गई। लेकिन अभी भी संसद पर वार करने वाला आखिरी आतंकवादी बचा हुआ था। इसे अंदाजा था कि इसका यहाँ से सही सलामत निकलना नामुमकिन है। पार्लियामेंट के अंदर जाने के भी सभी रास्ते बंद थे, जिस कारण गुस्से में इसने पार्लियामेंट के मेन एंट्रेंस गेट नंबर 1 की ओर रुख किया और वहाँ ज्यादा से ज्यादा डैमेज करने के लिए खुद को बम से उड़ा लिया। चारों ओर धुआं और इंसान की जलने की गंध फैल गई थी। हर कोई डरा हुआ था। मीडिया हर खबर को लगातार टेलीकास्ट कर रही थी। मीडिया के भी कई लोगों को चोटें आई थी। 5वें आतंकी के मरने के बाद भी पुलिस और पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस की यूनिट अपनी अपनी पोजीशन से हिली नहीं। किसी को नहीं पता था कि असल में कितने आतंकवादियों ने हमला किया था। लेकिन जब लंबे वक्त तक सामने से कोई फायरिंग नहीं हुई तो पुलिस बाहर आई, जिसके बाद एम्बुलेंस की एक एक करके कई गाड़ियों ने पूरे पार्लियामेंट के आगे भीड़ लगा दी। पार्लियामेंट के एक एक कोने की चेकिंग की गई। मीडिया ने भी संसद के बाहर लाइव रिपोर्टिंग शुरू कर दी। हर तरफ खबरों में बस पार्लियामेंट हमले की ही बात चल रही थी। हमले के पूरे 3 घंटे बाद सभी पार्लियामेंट मेंबर्स को संसद से बाहर लाया गया। करीब 45 मिनट तक चले इस आतंकी हमले में संसद के सुरक्षा कर्मी और दिल्ली पुलिस ने अपने पूरे साहस के साथ आतंकियों के हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया और 5 आतंकियों को मार गिराया। हालांकि आतंकियों का सामना करने में दिल्ली पुलिस के 6 ऑफिसर्स और पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस के 2 सुरक्षा कर्मी वीरता और साहस का एग्जाम्पल सेट करते हुए अपने प्राण देश के लिए न्यौछावर कर गए। जिंदगी और मौत की इस लड़ाई में एक गार्डनर की भी जान चली गई, साथ ही करीब 18 लोग घायल हो गए। पार्लियामेंट पर हुए इस हमले के बारे में किसी को कोई भनक नहीं थी। कोई ये भी नहीं जानता था कि हमला करने वाले 5 लोग कौन है, लेकिन उनके पास से बरामद हुए सामान से ये साफ हो गया था कि ये किसी और का नहीं बल्कि पाकिस्तान का ही काम है। सभी टेररिस्ट के पास मौजूद बैग्स में अच्छी मात्रा में ड्राई फ्रूट्स मिले, जो इन्होंने सांसदों को हॉस्टेज बनाने के बाद के लिए रखे थे। इनका मकसद पार्लियामेंट के अंदर बैठकर हॉस्टेजेस के जरिए भारत सरकार से अपनी डिमांड को मनवाने का था। इन्वेस्टिगेशन में इनके द्वारा लाई गई एम्बेसडर कार में करीब 30 किलो एक्सप्लोजिव मिला, जिससे ये साफ हो गया था कि ये गाड़ी को पार्लियामेंट के अंदर लेकर जाने वाले थे और वहाँ इन एक्सप्लोजिव्स का इस्तेमाल करते। आतंकवादियों ने इस अटैक को भले ही 13 दिसंबर 2001 को अंजाम दिया था, लेकिन इस अटैक की प्लानिंग काफी समय पहले से चल रही थी। दरअसल 24 दिसंबर 1999 को इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 814 को आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया था, जिसके बाद प्लेन को दिल्ली की जगह अफगानिस्तान ले जाया गया। यहाँ आतंकियों ने भारत सरकार से नेगोशिएशन किया और आखिरी में हॉस्टेज को छुड़ाने के लिए भारत सरकार को 3 टेररिस्ट को रिलीज करना पड़ा। रिलीज किए गए 3 टेररिस्ट में एक मौलाना मसूद अजहर भी था। भारत की जेल से रिहा होने के बाद मसूद अजहर 2000 में जिहादिस्ट टेररिस्ट ग्रुप जैश-ए-मोहम्मद को बनाता है और भारत पर अटैक करने की प्लानिंग शुरू कर देता है। उसे कैसे भी करके भारत सरकार से बदला लेना था और इस बदले की आग में अजहर ने लोकतंत्र के मंदिर पार्लियामेंट पर अटैक करने का प्लान बनाया। हालांकि
रखी। प्लान को बनाने के लिए सबसे पहले अजहर को कुछ लड़कों की जरूरत थी जो उसके नापाक इरादों को पूरा करने के काम आने वाले थे। अजहर कश्मीर के कुछ ऐसे लोगों की तलाश में था जो उसके इस मंसूबे को पूरा कर सके। अजहर ने इस मिलिटेंट ग्रुप को तैयार करने के लिए इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 814 के हाईजैकर्स में से एक मोहम्मद अलियास सनी अहमद काजी की मदद ली। अहमद काजी के साथ मिलकर 5 लड़कों का एक ग्रुप तैयार किया गया। इस ग्रुप में सभी वो लोग थे जो अजहर के मकसद को पूरा करने के लिए अपनी जान भी दे सकते थे। ग्रुप बनाने के बाद अजहर ने पार्लियामेंट अटैक को खुद प्लान किया। भारतीय जेल में वक्त बिताने के कारण अजहर को भारत की अच्छी जानकारी हो गई थी। जम्मू के कोट भलवाल जेल में सजा काटते समय अजहर ने भारत से जुड़ी काफी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर ली थी। अजहर जानता था कि पूरी दिल्ली और इवन पार्लियामेंट के आसपास की सिक्योरिटी भी काफी अच्छी नहीं है। पार्लियामेंट की ओर जाती सड़कों पर गाड़ियों की प्रॉपर छानबीन के लिए ना कोई टाइट सिक्योरिटी है और ना ही कोई बैरिकेड्स लगे हुए हैं। बस इसी वीक सिक्योरिटी का फायदा उठाकर अजहर अपने मंसूबों को पूरा करना चाहता था। उसे ये भी पता था कि इस एरिया में सीसीटीवी कैमरास की संख्या भी काफी कम थी। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर अजहर ने अपनी टीम को पूरा प्लान समझाया। पार्लियामेंट के मेन गेट को राइट साइड से जाकर इजीली एक्सेस किया जा सकता था, लेकिन यहाँ तक पहुँचना इतना भी आसान नहीं था, जिस कारण पैदल जाने की जगह गाड़ी के इस्तेमाल को प्रायोरिटी दी गई। प्लान के हिसाब से सभी आतंकियों को गेट नंबर 1 के पास आकर मूविंग कार से जंप करना था और कार में ग्रेनेड फेंकना था, जिससे मूविंग कार गेट नंबर 12 पर पहुंचकर ब्लास्ट हो जाए, जिससे पार्लियामेंट की पूरी सिक्योरिटी गेट नंबर 12 की ओर भागेगी और इस बीच सभी टेररिस्ट गेट नंबर 1 से पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में घुस जाएंगे और सभी एमपीज को हॉस्टेजेस बनाकर मसूद अजहर को कॉल करके इन्फॉर्म करेंगे, जिसके बाद अजहर एमपीज के बदले भारत सरकार से अपनी मनमानी ख्वाहिशें पूरी करवाएगा। बस इसी प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए मसूद अजहर ने गाजी बाबा नाम के एक पाकिस्तानी नेशनल से कॉन्टैक्ट किया जो पहलगाम कश्मीर में अंडरकवर होकर रह रहा था। गाजी बाबा का काम 5 लोगों के फिदायीन स्क्वाड को कुछ दिन अपने पास रखकर शेल्टर देने का था। साथ ही उसे सभी आतंकियों को दिल्ली तक पहुंचाने का काम भी पूरा करना था, लेकिन अंडरकवर रहने के कारण गाजी बाबा खुद इन आतंकियों को दिल्ली तक नहीं पहुंचा सकता था। इसलिए उसने अफजल गुरु से मदद ली। अफजल गुरु जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट JKLF का एक फॉर्मर मिलिटेंट था। एक समय पर अफजल गुरु भी आतंकवाद का हिस्सा था, लेकिन टेररिज्म को छोड़ने के बाद अफजल मेडिकल इक्विपमेंट्स की सेलिंग में एक कमीशन एजेंट के तौर पर काम करने लगा। गाजी बाबा जानता था कि अफजल गुरु आराम से फिदायीन स्क्वाड को दिल्ली तक पहुंचा सकता है। शुरुआत में अफजल ने गाजी के काम को करने से मना कर दिया, लेकिन पैसे ज्यादा ऑफर करने पर अफजल का मन फिसल गया और वो इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए राजी हो गया। इसके बाद अफजल ने सबसे पहले 5 मेंबर फिदायीन स्क्वाड को 2 ग्रुप में बांटकर दिल्ली के अलग अलग लोकेशंस पर छिपकर रहने के लिए जगह दे दी। उसके बाद दिल्ली के ही एक लोकल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर से सभी के लिए फेक आइडेंटिटी कार्ड्स बनवाए गए। अब प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए इन्हें एक गाड़ी की जरूरत थी, जिस कारण सभी ने करोल बाग जाकर वहां से एक व्हाइट एम्बेसडर कार को खरीद लिया। साथ ही कश्मीरी गेट से एक रेड बीकन भी खरीदी, जिसके इस्तेमाल से अटैक वाले दिन सभी चेक पॉइंट्स को इजीली पार किया जा सकता था। अटैक से पहले कई दिनों तक सभी ने प्लानिंग की और अटैक से एक हफ्ता पहले सभी दिल्ली के होलसेल स्पाइस मार्केट खारी बाउली को विजिट करते हैं। अफजल ने यहाँ से काफी मात्रा में ड्राई फ्रूट्स खरीदे, जिनका इस्तेमाल हॉस्टेज की सिचुएशन में किया जाना था। ड्राई फ्रूट भी था, खाने वगैरह थे। इसके बाद सभी ने ब्लैक मार्केट से कई केमिकल्स भी परचेज किए, जिसके इस्तेमाल से एक्सप्लोजिव्स बनाए जा सकते थे। पूरी प्रिपरेशन खत्म होने के बाद सभी अपना आखिरी मील लेने के लिए ओल्ड दिल्ली के एक फेमस रेस्टोरेंट को विजिट करते हैं, जहां सभी पेट भरकर मटन और कबाब खाते हैं। ये मील इनकी लाइफ का आखिरी मील भी हो सकता था, जिस कारण अफजल सभी को जितना मन करे उतना खाने को कहता है। बस इसी दिन के बाद सभी अपनी मौत को दावत देने के लिए 13 दिसंबर को फुल प्रिपरेशन के साथ पार्लियामेंट पर अटैक करने के लिए निकल जाते हैं। पर अफसोस, संसद को तबाह करने का इनका मकसद केवल मकसद ही बनकर रह जाता है। अटैक के बाद जहां एक तरफ पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, लोग अरेस्ट हो रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर भारत सरकार भी ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार हो रही थी। अपने देश पर ऐसा हमला होता देख भारत आखिर कैसे चुप बैठ सकता था। अटैक के कुछ समय बाद ही अटल बिहारी वाजपेयी लाइव आकर इस बात की अनाउंसमेंट करते हैं कि भारत के लिए आतंकवाद एक बड़ी चुनौती है और अगर दुश्मन हम पर वार करता है तो हम भी जवाब देने के लिए तैयार है। संसद भवन के बाहर आतंकवादियों की पड़ी हुई लाशें, उनका पाकिस्तानी होने का सत्य हमने पहले भी कहा था और फिर दोहरा रहे हैं कि आतंकवाद का खात्मा
हम अपने बल पर करेंगे। पीएम की इस शॉर्ट स्पीच के साथ ही होम मिनिस्टर एल.के. आडवाणी ने भी साफ शब्दों में कहा था कि भारतीय संसद को चोट पहुंचाने का काम पाकिस्तानी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद ने एक साथ मिलकर किया है और ये ऑपरेशन पाकिस्तान की ISI के गाइडेंस में किया गया है। अटैक करने वाले 5 टेररिस्ट पाकिस्तान के रहने वाले हैं। भारत इस अटैक को हल्के में नहीं लेगा और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इसके बाद जल्द ही इंडियन आर्मी को पाकिस्तान की सीमा की ओर मोबिलाइज किया जाने लगा और अटैक के 2 दिनों के बाद ही भारत ने 15 दिसंबर 2001 को ऑपरेशन पराक्रम लॉन्च कर दिया। भारतीय सेना ने बैलिस्टिक मिसाइल, टैंक, मोटर, आर्टिलरी और 5 लाख से अधिक सैनिकों को पाकिस्तानी सीमा पर तैनात कर दिया। पूरी दुनिया में न्यूज फ्लैश होने लगी कि भारत पाकिस्तान पर अटैक करने वाला है। सभी देशों की भारत के एक-एक कदम पर नजर थी। हर कोई भारत के अगले एक्शन का वेट कर रहा था। इस ऑपरेशन को लॉन्च करने के लिए भारत इतना सीरियस था कि 10 महीनों के लिए सभी आर्मी अफसरों और सैनिकों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया। भारत तैयार था। हालात नाजुक बने हुए थे। किसी भी वक्त भारतीय सेना LOC क्रॉस कर पाकिस्तान पर हमला कर सकती थी, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसने पूरे ऑपरेशन की दिशा ही बदल जाती है। दरअसल इस बीच पाकिस्तानी प्रेसिडेंट जनरल परवेज मुशर्रफ का एक बयान सामने आता है जिसमें कहा जाता है कि पाकिस्तान अपनी ओर से आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा नहीं देगा। परवेज मुशर्रफ के स्टेटमेंट के साथ ही पाकिस्तान में 6 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को बैन कर दिया जाता है। दरअसल परवेज मुशर्रफ ने इस तरह का बयान सिर्फ इसलिए दिया था जिससे इंटरनेशनली भारत पर प्रेशर पड़े और वो वॉर को रोक दे। मुशर्रफ के बयान से ऐसा लगा जैसे वो भारत से वॉर नहीं बल्कि दोस्ती चाहता है, लेकिन आने वाले सालों में ये बात भी गलत साबित हुई। मुशर्रफ के स्टेटमेंट के बाद भारत पर वॉर को रोकने का प्रेशर बना हुआ था, जिस कारण वॉर की पूरी तैयारी होने के बाद भी पाकिस्तान की सोची समझी चाल के कारण भारत को वॉर रोकना पड़ा। जिसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने एक स्टेटमेंट रिलीज करते हुए वॉर पर क्लैरिटी देते हुए कहा कि भारत पाकिस्तान पर कोई अटैक नहीं करेगा। पीएम के स्टेटमेंट के साथ ही सेना को अपना कदम रोकना पड़ा और फाइनली अक्टूबर 2002 में भारत की ओर से ऑपरेशन पराक्रम की समाप्ति की घोषणा की गई। इस ऑपरेशन के जरिए पाकिस्तान को इतना तो समझ में आ गया कि भारत आतंकवाद को ना शरण देता है और ना सहता है, फिर चाहे उसके लिए जंग ही क्यों ना करनी पड़े। भारत ने पाकिस्तान पर अटैक तो नहीं किया, लेकिन भारत के लिए पार्लियामेंट अटैक में जिम्मेवार हर एक मुजरिम को सजा देना जरूरी था। भारत के पार्लियामेंट पर अटैक की खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल चुकी थी। हमला बड़ा था, इसलिए इन्वेस्टिगेशन भी बड़े लेवल पर शुरू की गई। दिल्ली पुलिस इस घटना की डिटेल इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। सबसे पहले पार्लियामेंट के हर एक एरिया को एग्जामिन किया जाता है। उसके बाद अटैक के लिए इस्तेमाल की गई कार के बारे में पता लगाया जाता है। कार के साथ प्रूफ के तौर पर पुलिस के पास आतंकियों के फोन भी मौजूद होते हैं, जिनमें पड़े सिम पुलिस के लिए बेहद मददगार साबित होते हैं। सिम और गाड़ी की बदौलत जल्द ही जैश-ए-मोहम्मद के 4 आतंकवादियों को पोटा कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन 4 लोगों में अफजल गुरु, उसका चचेरा भाई शौकत हुसैन गुरु, शौकत की पत्नी अफजान गुरु और DU के प्रोफेसर SAR गिलानी शामिल होते हैं। SAR गिलानी मूल रूप से कश्मीर के बारामुल्ला जिले के रहने वाले थे और उस वक्त दिल्ली यूनिवर्सिटी में अरबी भाषा के प्रोफेसर के तौर पर पढ़ाया करते थे। गिरफ्तारी के बाद आगे की जांच में ये साफ हो चुका था कि सभी आतंकी पाकिस्तान से थे। अटैक में पाकिस्तान की ISI का भी इन्वॉल्वमेंट था। भारत की जनता अटैक में शामिल लोगों के लिए फांसी की सजा की मांग कर रही थी, लेकिन पुलिस की कार्रवाई और कोर्ट के फैसले से पहले कुछ भी नहीं कहा जा सकता था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस सभी आतंकियों को रिमांड पर ले लेती है। सभी पर मुकदमा चलाया जाता है, लेकिन सबूत के अभाव में एक लंबे ट्रायल के बाद शौकत की पत्नी अफजान को रिहा कर दिया जाता है। वही बाकी तीनों को दिल्ली के पोटा कोर्ट में फांसी की सजा सुनाई जाती है। वही 2003 में इस हमले के मास्टरमाइंड और जैश-ए-मोहम्मद के कमांडर इन चीफ गाजी बाबा को BSF ने श्रीनगर के नूर बाग इलाके में मार गिराया। पोटा कोर्ट से फांसी की सजा मिलते ही तीनों लोग दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज करते हैं। गिलानी का केस उस समय सबसे फेमस और महंगे एडवोकेट राम जेठमलानी लड़ते हैं। इसका केस लड़ने के पीछे इस केस की पॉपुलैरिटी थी। अटैक के बाद गिलानी दिल्ली में काफी पॉपुलर हो चुका था। कई लोग गिलानी को सपोर्ट कर रहे थे, जिसके बाद 2003 में सबूतों के अभाव में गिलानी को भी छोड़ दिया जाता है। हालांकि शौकत और अफजल की फांसी अभी भी बरकरार थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट शौकत की फांसी की सजा को 10 साल की कठोर सजा में बदल देता है। वही अफजल गुरु को इस घटना का मुख्य आरोपी मानते हुए 20 अक्टूबर 2006 को फांसी की सजा देना तय किया गया।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 20 अक्टूबर 2006 को अफजल गुरु को फांसी दी जानी थी। फांसी की तैयारियां पूरी की जा चुकी थी, पर फांसी से 7 दिन पहले इस घटना में एक रोचक मोड़ आता है। अफजल की फैमिली दिल्ली आकर प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम से मिलती है। इस मुलाकात से काफी चिंगारियां उठती है। मीडिया हर एक छोटी चीज को कवर करती है। शहीदों के परिवार इस मुलाकात से सख्त नाराज थे, जिस कारण स्थिति हाथ से निकल रही थी। लोग इस कदर भड़क उठे थे कि हमले में शहीद हुई कमलेश देवी के परिवार वाले अशोक चक्र लौटाए जाने की बात भी सामने रखते हैं। अफजल के परिवार वाले प्रेसिडेंट से मर्सी पिटीशन की गुहार लगाते हैं। इन सभी चीजों के चलते कलाम कोई कदम नहीं उठाते और अफजल के परिवार वालों की मुलाकात खराब जाती है। इसके बाद कई सालों तक अफजल की फांसी को लेकर मामला लटका रहता है, लेकिन 2013 में फांसी से केवल कुछ दिन पहले 3 फरवरी को प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी अफजल की मर्सी पिटीशन को रिजेक्ट कर देते हैं, जिसके बाद फाइनली 9 फरवरी 2013 को सुबह 8 बजे अफजल गुरु को फांसी दे दी जाती है। अफजल की मौत के साथ ही पार्लियामेंट अटैक के सभी दोषियों को सजा दी जा चुकी थी। हालांकि इतनी सुरक्षा होने के बाद भी 5 आतंकवादियों का पार्लियामेंट पर अटैक करना एक बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर था। इस हमले के बाद भारत को अपनी सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए मजबूर होना पड़ा। पार्लियामेंट की सुरक्षा को और सख्त किया गया। अब पार्लियामेंट में अंदर जाने के लिए हर व्यक्ति को पहले से अधिक जांच से गुजरना पड़ता है। इस हमले के लिए दिल्ली के अंदर ही बैठकर कई लोग महीनों से प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी इस हमले को भांप नहीं सकी। ये बेहद अफसोसजनक था।